नमस्कार साथियों, मैं हूं आयशा। सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूं हमारे नई शिक्षा नीति पर विशेष चर्चा, जो कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। दोस्तों, मैं सभी से सबसे पहले दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि आज हमारा प्रोग्राम कुछ लेट होने के कारण मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि हमारा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ हमारी एजुकेशन पर, हमारे बच्चों से रिलेटेड बातें कि बच्चों की एजुकेशन को हम कैसे करके लाइट कर सके, कैसे करके उन्हें हल्का महसूस करा सके। देखा गया है और शायद सभी पेरेंट्स ये समझते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर किताबों का बोझ अनलिमिट हो चुका है। अनलिमिट इन द सेंस, जब बच्चे पीठ पे बैग लाते हैं, जब एक हमारा बहुत पहले का दौर था कि जब बच्चे अपने बैग को बोझ ना समझते थे, बल्कि उनके बैग में इतनी सी किताबें होती थी कि वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन आज ऐसा दौर आ चुका है कि बच्चों के कंधे दुख जाते अपने बैग को लाद के, और होता क्या है कि उनके वो भरे हुए बैग, किताबों से भरे हुए बैग उनके पेरेंट्स उठाते हैं, ताकि भाई उनका छोटा बच्चा 5 साल का 6 साल का बच्चा कहीं वो उस किताबों के बोझ तले दब ना जाए। आज उसी बीच हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिसे सभी के परामर्श से, सभी लोगों की सहानुभूति से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के व्यापक चर्चा आरंभ हुई है। जैसे शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के माध्यम हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही है नई शिक्षा नीति। तो अगर आपके कोई सुझाव है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं शिक्षा नीति के बारे में या और जानना चाहते हैं, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को करने के लिए आप जल्दी से अपना कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगी, 9311124880। और हमारी ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, saksham.del1@gmail.com। और इसी के साथ साथियों मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले शिक्षा क्या है, क्या इस पर किसी ने गौर किया है? क्या किसी ने ये आवश्यक समझा है कि आखिर शिक्षा है क्या? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। तो दोस्तों, समझ आया कि शिक्षा क्या है? शिक्षा पर आप लोगों ने शायद ही कभी गौर किया होगा कि आखिर शिक्षा है क्या चीज। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि शिक्षा क्या है, शिक्षा को क्यों आगे लेकर आए, जिससे हम शिक्षा, अगर हमने किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को शिक्षा दी है, ताकि शिक्षा का मतलब है उसके कौशल में वृद्धि, मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है, शिक्षा का मेन अर्थ है। अगर हम देखें कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। हो सकता है
इस नीति में कुछ कमी हो उसे पूरा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। हम इसका प्रयास करेंगे, परंतु अभी जो हमें मिला है उसे क्या करेंगे, हम स्वीकार कर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा तो मेन मुद्दा जो है वो नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना है। अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो उसे भी हम देखेंगे, और हमारी जिम्मेदारियां क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या है, हम इस पे भी गौरतलब करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा देश में इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर की शिक्षा के सार्वभौमिक का लक्ष्य रखा गया है। कि दोस्तों, अगर हम अभी से हमने इस लक्ष्य को तय करना शुरू कर दिया है, ये नई शिक्षा नीति का हमने मोल तोल तो कर दिया है, लेकिन इसे पूरा तय करने में अभी हमें 2030 तक हमें उसका वेट करना पड़ेगा। 2030 तक ये पूरे योग हो जाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। क्या कोई जानना चाहेगा कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आखिर शिक्षा नीति है क्या, और इसे किस लिए लाया गया है, और इसका भरपूर प्रयास क्या है। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। दूसरा है हमारा वर्तमान में नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेटियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो समझ आया दोस्तों कि 1986 में इस नीति को राष्ट्रीय नीति को लाया गया था, संशोधन किया गया था, लेकिन जैसे ही वर्तमान कुछ ऐसी अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के अध्यक्ष वाली समिति की रिपोर्ट भी आधारित है इसमें, और 2020 में जैसे ये लागू जैसे 2020 में सोचा है हमने, उस हिसाब से 2030 तक ही हमारा सफल होने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। समझ आया मेरे प्यारे दोस्तों? नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु क्या है? अभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान कि स्कूलों में हम क्या क्या प्रावधान दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो कि हमारे जिन बच्चों को हमने लिया है, उसमें जो सरकार ने जिन बच्चों का चयन किया है वो है 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया है इसमें। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि जितने भी 5+3+3+4 डिजाइन वाले संरचना का प्रस्ताव किया गया है, उन बच्चों की आयु उसमें है 3 to 18, ठीक है। 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज जो है हमारी, वो है 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 and 2। 3 वर्ष का प्रीपरेटरीज है स्टेज 2। 3 वर्ष का मध्य जो है वो हमारा है ग्रेड 6, 7 और 8। दोस्तों, अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगी। 4 वर्ष का उच्च जो है वो है हमारा ग्रेड 9, 10, 11 और 12। प्यारे साथियों, क्या आपको समझ आया? मैं एक बार फिर से आपको इस चीज को दोहराऊंगी कि जो 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज है हमारी, वो उसमें हमारे बच्चे होंगे ग्रेड 1 और 2 के, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास के होंगे। 3 वर्ष के बच्चे, जो 3 वर्ष का माध्यम हमारा होगा, उसमें हमारे होंगे जिसे हमने बोला है प्रीपैरेटरीज
वो हमारे होंगे 6, 7, 8, ये हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय में आएंगे। और जो हमारे 4 वर्ष का होगा, जिसमें हम माध्यमिक में बच्चों को लेंगे, जिसमें हमारी क्लास होगी बच्चों की 9th, 10th और 11th एंड 12th, ये 4 क्लासेस हमारी इसमें आएंगी। और NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर अगर एक राष्ट्रीय मिशन हमने लिया है, वो है नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी कि 2025 तक हमारी जो नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है, वो इस साल होगी, 2025 तक हमारी पूरी हो जाएगी। और 2025 में जो हमारे क्लासेस होंगी वो है कक्षा 3 के बच्चे। कक्षा 3 के बच्चों को उसमें कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा हमारा आता है, अभी दोस्तों हमने बात की थी स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान पर, अब हम बात करेंगे भाषाई विविधता का संरक्षण कि कैसे करके भाषाओं का चयन किया जाएगा। इसमें हमारी जो NEP 2020 में है, कक्षा 5 की शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी मातृभाषा क्या है, और हमारी मातृभाषा को अगर इन्होंने फर्स्ट प्रारूप दिया है तो थैंकफुल गवर्नमेंट का कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, जिसमें हम इसी नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का भी सुझाव इसमें दिया गया है कि कक्षा 5 तक तो मातृभाषा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी कक्षा 8 तक हमारी मातृभाषा का सुझाव इन्होंने दिया है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा इसमें हमारी भाषाई विविधता में हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्राओं के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। जैसे संस्कृत और प्राचीन भारतीय भाषाएं हमारी हैं वो अवश्य होंगी और उन पर किसी भी चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये जो हमारे टॉपिक थे, अभी थे हमने जो टॉपिक लिए थे वो थे स्कूली शिक्षा संबंधी, दूसरा था भाषाओं पर। अब हमारा जो तीसरा मेन है जो आता है हमारा शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा पर हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है, विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों में एवं व्यायाम वगैरह में भी आगे भाग ले सके। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने ऐसा करके सोचा है और इस प्रारूप को उतारने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चों के लिए अगर हम देखें तो शारीरिक रूप से बच्चों को सिर्फ हमें किताबों का बोझ ना देकर उन्हें अगर खेल कूद और डांसिंग, मार्शल आर्ट आदि चीज़ों में अगर हम आगे बच्चों की रुचि बढ़ाते हैं तो शायद हमारे बच्चे और आगे बढ़ सकेंगे और आगे हमारे भारत का नाम रोशन कर सकेंगे। अब हमारा आता है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पर सुधार, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है और हमारा मूल्यांकन है उस पर भी हमें संबंधी जो सुधार हमारे हैं वो भी हमारे करने बहुत ज़रूरी है। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, वेरी गुड, अगर हम देखें तो हमारा कला और विज्ञान जो व्यावसायिक तथा शैक्षिक विषयों एवं पाठ्यक्रम गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा मतलब कला और विज्ञान के विषयों पर भी हमारा पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा, जिसमें हमारी क्लासेस कक्षा 6 से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी गवर्नमेंट ने विचार किए हैं ये बहुत ही अच्छे विचार है कि कक्षा 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल करेंगे। वाह, ये तो मतलब क्लैपिंग करने वाली बात है कि उन्होंने व्यावसायिक को कक्षा 6 से ही स्टार्ट किया है। इसमें इन्होंने इंटर्नशिप की व्यवस्था भी करने की बात की है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इन्होंने इंटर्नशिप कक्षा 6 से ही अगर हम बच्चे को इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी तो बच्चा बहुत आगे और उस बच्चे का बहुत अच्छा ग्रोथ होगा और बच्चा शायद
इसमें बच्चा मेंटली, शारीरिक, हर तरीके से बच्चा आगे बढ़ेगा, क्योंकि उस टाइम बच्चे को ये लगेगा यार सिर्फ किताबों से ही नहीं, मैं सिर्फ और चीज़ों में भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सिर्फ किताबों पर ही नहीं है। अब हमारा जो मुद्दा आता है वो ये है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा जो रखी जाएगी उसकी भी तैयारी बहुत बाखूबी निभाई गई है। उसके लिए लिया गया है नेशनल सर्कुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। मतलब हर एक चीज को, हर एक मुद्दे को बहुत ही बारीकी से गवर्नमेंट ने तैयार किया है कि किस तरीके से हम बच्चों की शिक्षा को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और अब हमारी बात आती है छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 मतलब 10th और 12th के बच्चों में हम क्या बदलाव, मतलब गवर्नमेंट है वो क्या बदलाव करेगी, उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से विचार किया है। उन्होंने बोला है कि इसमें भविष्य में सेमेस्टर व बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण के निकाय के रूप में परख नामक एक नई राष्ट्रीय आंकलन केंद्र जैसे नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह भी बहुत अच्छी बात है कि 10th और 12th से बच्चों को एक परख, जैसे हमारी एक किताब होती है ऐसी इन्होंने एक परख दिया है और उसका नाम इन्होंने रखा है राष्ट्रीय, मतलब नेशनल असेसमेंट सेंटर। उसकी स्थापना की जाएगी जिसमें बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की बात की जाएगी। बच्चों का फिजिकल, बच्चों का मेंटली कैसे करके डेवलप होगा, बच्चों का बच्चे एजुकेशन में अपना माइंड कैसे डेवलप कर पाएंगे, ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाएंगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान करने के लिए जो गवर्नमेंट ने लिया है वो आर्टिकल इंटेलिजेंस AI आधारित पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है। जैसे आजकल हमारे टेक्निकल बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, टेक्निकल चलने लगा है, मतलब लोग ऑनलाइन काम करने लगे हैं। तो अगर जैसे हमारा बच्चा 10th और 12th में पहुंचता है तो वैसे ही हमारा आर्टिकल इंटेलिजेंस मतलब A1 एक सॉफ्टवेयर होगा जो प्रयोग किया जाएगा, जिससे बच्चा अपनी भली भांति अपने आप को ग्रोथ कर सकता है। और अगर ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट ने सोची है तो ये बहुत अच्छी बात है कि बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि 2020 तो हमारा चल ही रहा है, 2021 से ये हमारा स्टार्ट हो जाए। अब हमारी बात चलती है कि अगर हमने सुधार की बात की कि शिक्षा पे कैसे सुधार किया जाएगा, तो आ जाता है हमारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, मतलब नेशनल सर्कुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFT का विकास किया जाएगा, जिसमें उच्च शैक्षिक जो है टीचर्स रखे जाएंगे। वर्ष 2030 तक का अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष मतलब BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। जैसे अभी हमारा BA वगैरह जो चल रहा था वो मतलब 3 साल का था, लेकिन अभी जो हमारा जो 3 साल से लेके हमारा ये 4 साल तक हो जाएगा। उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान जो हमारे हैं वो, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने शिक्षा पे व्यवस्था संबंधित सुधार पे बात की। अब हमारी बात होती है उच्च शिक्षा, मतलब जब बच्चा BEd वगैरह करता है तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। NEP 2020 के तहत शिक्षण संस्थानों में संकलन नामक अनुपात जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट राशियों को 26.3 वर्ष तक 2018 से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। ये हमारा जो लक्ष्य तय हुआ है ये हमारा वर्ष 2018 से मतलब 2018 ईयर से स्टार्ट हुआ है, जो हमारा 50% बढ़ाकर 3.5 करोड़ जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम। दोस्तों स्नातक समझ आता है, मतलब जैसे ही बच्चा 12th पास कर लेता है और हम पहुंचते हैं ग्रेजुएशन, जब जिसे हम बोलते हैं डिग्री, जब हम स्नातक पे पहुंचते हैं तो मल्टीपल एंट्री एंड एक्टिव व्यवस्था को अपनाया गया है।
क्योंकि बहुत सा ऐसा होता है कि भैया 10th कर लिया, 12th कर लिया, खत्म हो गया, अब बीए भी कर लेंगे, लेकिन बीए को करना कैसे है, बीएड करना कैसे है, एमए करना कैसे है, एमएड करना कैसे है, इसकी भी रूपरेखा अगर बहुत अच्छे से तय की गई है तो मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। ये है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे। उन्हें सभी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे ऐसा होता था कि अगर 3 साल तक का हमारा बीए का कोर्स है और हमने बीच में कोर्स छोड़ दिया तो हमें डिग्री नहीं मिलती थी। अगर हमें डिग्री चाहिए, हमें डिप्लोमा चाहिए, तो हमें क्या करना होता था, हमें फिर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करके लास्ट ईयर तक करना होता था, तब जाके हम उस डिग्री के हकदार होते थे। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने तय किया है, जो मोदी सरकार ने तय किया है, वो ऐसा है कि अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपने 3 या 4 वर्ष कंप्लीट करने में कोई छात्र पीछे रह गया है या उसने बीच में ही अपने इस कोर्स को छोड़ दिया है, तो उसे उस डिग्री का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब स्टूडेंट खुश हो जाएं कि उन्हें प्रमाण पत्र मिलने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने बेचारों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कर लिया, उन्होंने थर्ड ईयर नहीं किया, फिर उन्हें अब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लिया, लेकिन अगर 1-2 साल का गैप हो गया तो उन्हें फिर से रिकंटिन्यू करना होता था। उसके बाद फिर वो सोचते थे कि भाई अब हमें डिग्री मिलेगी, बट अब ऐसा नहीं है, उन्हें डिग्री मिलेगी कम से कम 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया है। मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ भाई, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा फैसला ले लिया। नई शिक्षा नीति के तहत जो हमने देखा है कि विभिन्न उच्च शिक्षा जो होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे प्राप्त अंकों की या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिसमें ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। ये भी बहुत अच्छा फैसला है। लोगों ने मतलब बहुत अपने बैंकों में अकाउंट वगैरह तो खुलवा ही लेते हैं, बट अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी सोच है ये कि उनकी एक ऐसे ही मतलब हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया जो है वो खोली जाएगी। सॉरी, थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति में जो हमारे भारतीय शिक्षा उच्च आयोग है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगी गला बैठ गया। अब हम बात करेंगे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग पर, ठीक है। नई शिक्षा नीति में स्थानों का अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया HECI की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने कई कार्य क्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक निकाय मतलब सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य करेगा। अभी बीच में मैं अपनी सॉरी जानकारी को रोकती हूँ। थोड़े से मेरे साथियों ने, मेरे जो दर्शक हैं उन्होंने कमेंट्स लिखे, मैं उनके कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी। जितने भी साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं उन कमेंट्स के लिए, उनके उस प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, कमेंट्स किया और वो आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपका साथियों बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी HECI के कार्य क्या होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि NEP में मतलब देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्टकट होगी HECI। जो जैसे मैंने अभी आपको बताया हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, सपोज इसकी जो शॉर्टकट है वो है HECI। अगर इसकी परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने, उनके कार्य क्षेत्र क्या होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय जैसे सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य करेगा। समझ आया?
कि HECI किस तरीके से काम करेगा, एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में यह कार्य करेगा कि कैसे करके कार्य होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी HECI के कार्य प्रभावी निष्पादन हेतु उनके 4 निकाय, टोटल इन्हें 4 भागों में हमने बांटा है कि HECI क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद जैसे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिलिंग NHERC, इसकी शॉर्टकट हम बोलेंगे NHERC। ये जो होगा ये शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए नियामक का कार्य करेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। साथ में दोस्तों मैं आपको सबकी शॉर्ट फॉर्म भी बताती जा रही हूँ, मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश में भी बता रही हूँ, प्लस उसका जो शॉर्टकट फॉर्म है मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि इन सभी को हमारा शॉर्टकट क्या निकलेगा। कि हम इन जैसे सामान्य शिक्षा परिषद है जिसे गवर्नमेंट ने निकाला है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जिसका शॉर्टकट हमारा है GEC। इसका काम होगा ये शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा और उसके मानक निर्धारण का कार्य करेगा। तीसरा है हमारा राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद है हमारा नेशनल अकोर्डिनेशन काउंसिल NAC। ये संस्थान के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्वयं प्रकटीकरण, सुशासन और परिमाणों पर आधारित होगा। समझ आया दोस्तों NAC का काम क्या होगा। और चौथा जो हमारा है वो है HGFC, मतलब उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। यह निकाय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए विशेषता पोषण का कार्य करेगा। हमने क्या बताया, मैंने HECI के 4 कार्य बताए और 4 क्या क्या है प्यारे दोस्तों, GEC, NAC, HGFC। समझ आया। सबसे पहला है NHERC, दूसरा है GEC, तीसरा है NAC और चौथा हमारा क्या है HGFC। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने बात कर ली शिक्षा पे संबंधित सुधार पे, उच्च शिक्षा प्रावधान पे। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा आयोग पर भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। HEC के 4 कार्य क्या हैं, चारों का कार्य क्या होगा, चारों को कैसे डिवाइड किया है कि कौन किस तरीके से सांचे में ढलेगा, किस तरीके से एक शिक्षक कैसे शिक्षा देगा, उस शिक्षक का क्या कार्य होगा, वो सिर्फ किस पर डिपेंड रहेगा, वो कैसे अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ाएगा, ये सारे कार्य होंगे HECI के। गौरतलब की बात यह है दोस्तों कि विश्वविद्यालय में जो UGC अखिल भारतीय तकनीकी AICTE और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। जैसे देश में IIT और IIM के समक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषय शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय MERU की स्थापना की जाएगी। जैसे अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे IIT IIM कर रहे हैं, ऐसे कोर्सेज के लिए भी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, चुनाव किया है कि ऐसे एजुकेशन भी हमें दिए जाएंगे, स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स आप बहुत खुश हो जाइए कि आपके लिए क्या क्या कल्पना की जा रही है और कैसे कैसे प्रावधान लेके आए जा रहे हैं। विकलांग बच्चों की अब हमने जो बात की थी, अभी हमारी जो बात हुई थी, हमने जो नॉर्मल हमारे बच्चे हैं उनके बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे जो हमारे विकलांग बच्चे हैं उनके बारे में, क्योंकि भाई वो भी हमारे देश के बच्चे हैं और अगर वो विकलांग है तो इतनी कोई वैसी बात नहीं है, बट भगवान ने उन्हें दिल दिया है, दिमाग दिया है, हाथ दिए, सब कुछ दिया है। वो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या रणनीति, क्या नीति लेके आए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि विकलांग बच्चों के बारे में भी गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। इस नीति में विकलांग बच्चों के लिए विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, सहायक
उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन और प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा। तो विकलांग बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा सोचा है गवर्नमेंट ने। जो भी हमारी न्यू शिक्षा नीति है, काफ़ी अच्छा उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया है कि किस तरीके से वो किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब बात करते हैं हम डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान, क्योंकि हमने किताबों से संबंधित बात की, विकलांग बच्चों से संबंधित बात की। अब बात आती है हमारी डिजिटल शिक्षा जो अभी आज तक चल रही है कि डिजिटल शिक्षा क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नल फोरम का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा। वाह, बहुत अच्छी बात है कि एक डिजिटल के रूप में भी हम कैसे अपने समझ को, अपनी सोच को एक दूसरे के सामने रख पाएंगे। और दूसरी बात यह है, जो हमारा दूसरा पॉइंट लिया है डिजिटल शिक्षा से लेकर, वो ये है डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु का कार्य करेगी। कि डिजिटल शिक्षा को कैसे आगे लाया जाएगा, उसके लिए क्या सामग्री चाहिए होगी, उसका कैसे एक ढांचा, कैसे प्रारूप तैयार किया जाएगा, ये सारा गवर्नमेंट ने सोचा है। अब हम बात करते हैं पारंपरिक ज्ञान और संबंधी प्रावधान के। दोस्तों, पारंपरिक ज्ञान क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। भारतीय ज्ञान जो है, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, जिसका पाठ्यक्रम भी अलग से तैयार होगा, जिसके लेसन्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से जिसे शामिल किया जाएगा, ये होगा हमारा पारंपरिक ज्ञान। इसमें भी हमारे कई सारे बिंदु हैं, जैसे आकांक्षी जिले जैसे क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे ऐसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक, जातिगत बाधाओं में सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र, स्पेशल एजुकेशन जोन्स के रूप में नामित किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग जितने भी आकांक्षित जिले हैं, जिन्हें स्पेशल एजुकेशन जोन से जोड़ा जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता करने की दिशा में एक जेंडर एक्लूजन फंड स्थापना करेंगे। ये भी बहुत काफी अच्छा गवर्नमेंट ने सोच रखा है। बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स, आप तो सच में खुश हो जाओ कि आपके लिए तो काफी कुछ आने वाला है। कि उन्होंने जैसे जेंडर के अकॉर्डिंग बात की है, जैसे एजुकेशन फंड की स्थापना करेंगे। वेरी गुड। अगर हम देखते हैं कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु, 8 वर्ष का बच्चा दोस्तों कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। हाँ, बस ये उसमें थोड़ा सा वो अच्छा और बुरे की उसमें पहचान होने लगती है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इस टाइप से अगर उसके लिए भी एक पाठ्यक्रम का ढांचा अगर NCERT के द्वारा किया जाएगा, वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने 8 वर्ष के बच्चे के लिए भी NCERT द्वारा एक सांचा तैयार करने की घोषणा की है। अब हम बात करते हैं वित्तीय सहायता की। सहायता कैसे मिलेगी? SC, ST, OBC और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। समझ आया दोस्तों? काफी अच्छा सर्कुलर तैयार किया गया है कि अगर हम SC, ST और OBC के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमारे जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए भी काफी सहायता प्रदान की जाएगी। हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 1986 में लागू हुई थी। 1986 में किस तरीके से क्या प्रारूप था, आज तो काफी जानकारी मिली है। 1986 की अगर मैं आपसे बात करूंगी तो 1986 में सबसे पहले इस नीति का उद्देश्य यह था, असमानताओं को दूर करने का विशेष रूप था। जैसे महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए शिक्षा का अवसर बराबरी करने पर विशेष जोर दिया गया था। यह बात हमारी हुई थी 1986 में, जो हमारा लागू किया गया था कि ना महिलाओं में भेद होगा, ना हमारी जनजाति में भेद होगा, ना ही हम
SC OBC ये नहीं कि इस कैटेगरी के बच्चे इधर बैठेंगे या जनरल कैटेगरी के बच्चे इधर बैठेंगे, OBC के उधर जाएंगे, महिलाएं अलग बैठेंगी, बॉयज अलग बैठेंगे, गर्ल्स अलग बैठेंगे, ऐसा करके सबको एक समान शैक्षिकता की बात की गई थी, जिस पे जोर दिया गया था। एक पॉइंट इसमें यह भी जोड़ा गया था इस नीति में, प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लॉन्च किया गया था, जो आज अभी भी चल रहा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लॉन्च जो हुआ था 1986 में ही। एक बात और भी हुई थी, इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी का भी विस्तार किया था। ये भी हमारी मतलब जो 4 पॉइंट हमारे लिए गए थे 1986 में, वो थे एक तो सबको शैक्षिक मतलब भेदभाव नहीं करना है, ना लड़की में ना लड़के में, ना अनुसूचित जाति में ना जनजाति में हमें भेदभाव नहीं करना है। दूसरा था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। तीसरा था ओपन यूनिवर्सिटी, और जो चौथा मेन पॉइंट था वो हमारा था ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया था। लोग मतलब जिन्होंने 10th और 12th पास कर लिया है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती थी, तो उस टाइम पे ये भी एक हुआ था कि भाई महात्मा गांधी के उससे ग्रामीण विश्वविद्यालय का हुआ था, जिसमें कम पैसों में उस एजुकेशन को पा सकते थे। ये भी एक हुआ था, बहुत ही शायद कुछ ऐसा भी हुआ था जिसमें फ्री शिक्षा भी दी गई थी। अब हम बात करते हैं पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों आई। दोस्तों, जब मैंने नई नीति की शिक्षा की बात की तो अब आपको ये भी जरूर जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इस शिक्षा ये सब कुछ क्यों आया। अब हम बात करते हैं, इसमें भी हमारे 3 पॉइंट जोड़े गए थे, जैसे बदलते परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं में पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। दूसरा था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। तीसरा हमारा ये था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसके लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि हमने ये जो गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, इन्हें सबको जोड़कर, जब ये तीनों स्तरों को जोड़ा गया तो इन्हें सबको जोड़कर गवर्नमेंट लेकर आई नई शिक्षा नीति। अब नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियां भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, जो चुनौतियां हैं वो ये है कि राज्यों का सहयोग जरूरी है, महंगी शिक्षा है और शिक्षा का सांस्कृतिकरण है, फीडिंग संबंधी जांच का पर्याप्त है और वित्त पोषण है। अगर राज्यों का सहयोग से हम बात करते तो राज्य का सहयोग ये है कि शिक्षा एवं समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों को अपने स्कूल बोर्ड हैं, इसलिए इस फैसले के वास्तविक कार्य हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शिक्षा नियंत्रण संगठन के तौर पर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा का परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्य द्वारा विरोध हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही नई शिक्षा नीति आएगी विरोध तो काफी है। इसके साथ महंगी शिक्षा भी है, जिसमें नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग, विविध शिक्षाविदों का मानना है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षा व्यवस्था की महंगी होने की आशंका है कि भाई पढ़ाई महंगी हो जाएगी। इसके फलस्वरूप ये देखा जाएगा कि छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि शिक्षा का सांस्कृतिकरण। दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का सांस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। फंडिंग की बात अगर हम करते हैं तो फंडिंग संबंधी जांच का पर्याप्त होना भी बहुत जरूरी है। कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनिमय मौजूद है, लेकिन ये प्रक्रिया असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। चौथा पॉइंट हमारा है वित्त पोषण। वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में डीजीपी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है। मानव संसाधन का अभाव।
वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। दोस्तों, हमने बात की नई शिक्षा नीति की, हमने कैसे करके लागू किया, शिक्षा नीति पर भी आए, चुनौतियों पर भी आए, कैसे करके सब कुछ चलेगा, सारा प्रावधान आज मैंने आपको बताया। दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस शिक्षा नीति से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें बात भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है 9311124880। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगी, 9311124880। ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। अगर आपको नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। एक बार फिर से नोट कीजिए, saksham.del1@gmail.com। अगर आप जानना चाहते हैं हमारा सक्षम जो है कितनी चुनौतीपूर्ण कार्यों से गुजरा है, कैसे कैसे चुनौती सामने आई है, किस तरीके से काम किया है, कौन कौन से मुद्दों पे काम किया है, जमीनी स्तर पर सक्षम कैसे काम कर रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sakshamsociety.org। एक बार फिर से नोट कर सकते हैं, www.sakshamsociety.org। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको उसमें हमारे बहुत से सक्षम ने अभी तक कितने कार्य किए हैं, किन चुनौतियों से सक्षम गुजरा है और कितनी बाधाओं को पार किया है, और उसमें सारी इमेजेस मिलेंगी, कार्य मिलेंगे, कब से सक्षम स्टार्ट हुआ, ये सारी जानकारी आपको उस पर मिलेगी। और दोस्तों, एक प्यारी सी रिक्वेस्ट, आप जब YouTube पे जाते हैं, YouTube पे सर्च करते हैं तो आप हमारे सक्षम लाइव को सर्च कर सकते हैं। उसमें हमारा आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है दोस्तों तो आपके पास मैसेज पहुंच जाए और आप हमसे हमारी सक्षम से नई संबंधित जानकारी आप उस वीडियो में देख सकें कि हर दिन का कार्य क्या है, नई कैसे मिल रहा है, कैसे करके हम आपको अपनी नई जानकारियाँ दे रहे हैं। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमें टेक्स्ट मैसेज करना, व्हाट्सएप करना एंड मेल करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, थोड़ा सा टाइम बहुत बिजी जा रहा है, टाइम ऐसे गुजर जाता है, मुझे भी पता नहीं चलता कि मेरा और आपका जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्शन कैसे हो जाता है। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि दोस्तों टाइम रुकता नहीं, चलता रहता है और हमारा टाइम अभी जाने का हो चुका है। अब मैं आपसे कल फिर इसी टाइम शाम 7 बजे सक्षम प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार। आप अपना ध्यान रखें।